स्टूडेंट एथिक्स क्लास नंबर 15। तो देखो अभी तक क्या क्या कवर हुआ है। फर्स्ट यूनिट वी हैव कवर्ड एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कवर हो चुका है। सेकेंड एटीट्यूड कंप्लीट हो चुका है एंड एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस ये हम लोग कर रहे थे। ये क्लास हो चुका है प्रीवियस क्लास एंड दिस इज सेकेंड क्लास ऑफ थर्ड यूनिट। एप्टीट्यूड and foundational values for civil service इसके बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज वैल्यूज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वैल्यूज इंटीग्रिटी, सेकेंड इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी के साथ ही नॉन पार्टिजनशिप भी लिख सकते हो, बट ठीक है उसको सेपरेट लिखते हैं। नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, कल के क्लास में ये वर्ड छूट गया था, बट दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिविटी एंड dedication to public service, correct? Empathy, very important word, and compassion towards the weaker section। समझ गए ना? यह है तुम्हारा सिलेबस। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। और क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर? इंटीग्रिटी होना चाहिए, इम्पार्शलिटी होना चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। तो आज की क्लास में हम लोग इस वैल्यूज के बारे में समझेंगे। कल क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया कि एप्टीट्यूड क्या होता है। तुम लोग जानते हो ना व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड का मतलब कॉम्पिटेंसी, स्किल टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या आपको स्किल का जरूरत है, कौन से स्किल का जरूरत है, उसी को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड। एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से वैल्यू फंडामेंटल है, कौन से वैल्यूज बेसिक्स है, किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए। देखो ये केंद्रित है, ये सिविल सर्विस खाली डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होगा, ये सब चीज का एप्लीकेशन सिविल सर्विस पे दिखाना होगा हमें कि सिविल सर्वेंट के लिए इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। जैसे विद्यार्थी के लिए जो मतलब होगा इंटीग्रिटी का, वो सिविल सर्विस के लिए नहीं होगा वैसा। सिविल सर्विस के लिए वो डिफरेंट होगा। हाँ, मगर कॉमननेस रहेगा, अनडाउटली कॉमननेस रहेगा। हाँ, मगर हमारा जो चर्चा है वो सिविल सर्विस से रिलेटेड है। तो ये समझ लेना इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि इसका जाके डिक्शनरी डेफिनेशन देख लिया और वही चिल्ला रहे हो, ये नहीं चलने वाला है। ये सब का एप्लीकेशन सिविल सर्विस में, ये इंपॉर्टेंट। होप तो समझ में आ गया होगा। चलो चर्चा करते हैं इंटीग्रिटी को लेकर, ठीक है? सिंपल लेमैन टर्म्स में बताओ बच्चे लोग, क्या होता है इंटीग्रिटी? एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑनेस्टी, पर ये रूल से भी ऊपर का चीज है। एब्सोल्यूट टर्म में ऑनेस्टी, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ तुम बोलो, कई बार मैं क्लास में बोल चुका हूँ किसी न किसी सेंस से। बोलो क्या होता है इंटीग्रिटी? हाँ, अपने वर्क के प्रति पूरा समर्पण का भाव होना। करेक्ट, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर पॉइंट। तुम बोलो। पेशेंस रखना। तुम बोलो। Sir, your work, no, मतलब कोई तरह का सर compromise
कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। वेरी गुड। यू, अपने काम को लेकर दृढ़ संकल्प होना। वेरी नाइस। यू, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना, नहीं उसका पालन करना। ठीक है, सब अपने अपने हिस्से का सही आंसर दिए हो, यही है इंटीग्रिटी। हाँ, देखो स्टूडेंट, इंटीग्रिटी यदि केवल इंटीग्रिटी ही देता यहाँ पे सिलेबस में तो सब ये अपने आप आ जाता है इसके अंदर। ये कोर वैल्यू है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है, ये है तब ये है। समझ गए ना? चलो तो समझते हैं इंटीग्रिटी क्या होता है। क्लास नंबर 15 देखो, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, हाँ इंटीग्रिटी। अब देखो किस सेंस से, सिविल सर्विस के सेंस। हमारा क्या है टॉपिक, क्या है? सिविल सर्विस के हिसाब से, यानी कि टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, taking the administrative decision in absolute truthfulness, rightness and highly ethical behavior. यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना, समझे? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना विथ योर एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, यानी कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कंप्लीट ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी के साथ, राइट तरीके से, राइटनेस के साथ, समझे? और हाईली एथिकल बिहेवियर को दिखाते हुए, समझे ना? कहीं कोई लाग लपेटी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को हम क्या कह सकते हैं? इंटीग्रिटी है उस डिसीजन में। समझ गए ना स्टूडेंट? क्योंकि जानते हो तुम लोग इंटीग्रिटी क्या है? फाउंडेशनल वैल्यूज। इट इज अ फाउंडेशनल, कोर वैल्यू फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के लिए भी कोर वैल्यू है, या फिर जो भी वर्ग में है आप, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप टीचर हैं, कोई भी वर्ग में है, इंटीग्रिटी क्या है? फाउंडेशनल वैल्यू है। बट चूंकि हमारा चर्चा का विषय सिविल सर्विस है तो इसलिए हम लोग CS दे रहे हैं, सिविल सर्विस, फाउंडेशनल और कोर वैल्यू फॉर सिविल सर्विस। ये मास्टर वैल्यू है, ये कोर वैल्यू मतलब मास्टर वैल्यू। क्यों मास्टर वैल्यू कहा जा रहा है स्टूडेंट इसको? क्योंकि यही वैल्यू, यही इंटीग्रिटी प्रमोट्स करता है दूसरे वैल्यूज को भी, प्रमोट्स अदर वैल्यूज। और जो भी तुम्हारे सिलेबस में दिया गया सब वैल्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। देखो, अकाउंटेबल टू एक्शन, अपने एक्शंस को लेके अकाउंटेबल रहना, इट इज अ इंटीग्रिटी, इट इज एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना, इट इज अ इंटीग्रिटी। यानी कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहे हो, आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, बीइंग IAS, बीइंग IPS, बीइंग IRS, बीइंग IFS, तो उस समय कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ आपको लेना होगा। समझ गए ना? हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी। लॉयल्टी टू सर्विस, लॉयल्टी टू ड्यूटी, लॉयल्टी टू सर्विस, ये सभी वैल्यूज आए क्योंकि ये जर्नी है। इंटीग्रिटी क्या है? जर्नी है, मास्टर वैल्यूज है। इसे जितने भी वैल्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिविटी जितने भी हैं, और वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे पुट कर सकते हो तुम सिंपली। समझ गए स्टूडेंट? इंटीग्रिटी देखो, इंटीग्रिटी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक आपका
पर्सनल इंटीग्रिटी हो सकता है, एक आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हो सकता है, और एक आपका इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी हो सकता है। क्या होता है पर्सनल इंटीग्रिटी? पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब जो हम पर्सनल लाइफ में हैं। अच्छा, पर्सनल लाइफ भी तो अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए, है ना। अब पर्सनल लाइफ में धोखाधड़ी कर रहे हो तो वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं वो जो आपका प्राइवेट लाइफ है, वही प्राइवेट और पर्सनल सेम ही होता है। जो आपका पर्सनल या प्राइवेट जो लाइफ है उसका असर पड़ेगा पब्लिक लाइफ में भी। यदि आप ऑनेस्ट हो तो वहाँ पे भी चांसेस है ऑनेस्टी रहने का। सही बात है कि नहीं है? तो दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल इंटीग्रिटी या प्राइवेट इंटीग्रिटी, दोनों ही बोल सकते हो। प्रोफेशनल, सिविल सर्विस इज अ प्रोफेशनल, सिविल सर्वेंट इज अ प्रोफेशनल। तो एक सिविल सर्वेंट के अंदर किस तरह के गुण होने चाहिए? कोई पार्शलिटी का काम ना करे, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ चले, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चले, वो अकाउंटेबिलिटी के साथ चले, तो वो आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हो गया। एक होता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, पूरा ब्यूरोक्रेसी है। कुछ भी होता है मानते हो ना कि एसपी आके बोलते हैं ना कि हमारा फेलियर है, डिपार्टमेंट का फेलियर है, तो जब कोई बोल दिया कि डिपार्टमेंट का फेलियर है तो दैट इज इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, पूरा डिपार्टमेंट का साख आ गया वहाँ पे। तो इंटीग्रिटी इस तरह तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, समझ गए ना? हाँ, इंटीग्रिटी। हाँ, अब इंटीग्रिटी देखो, इंटीग्रिटी हो तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से कहा जाए कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कहीं पे भी नो फियर एंड नो फेवर। ना भय है, ना किसी चीज का लोभ है, समझ गए? ना कोई डर, उस हिसाब से काम करना। जैसे कई बार होता है ना, यानी कि नो फियर एंड फेवर व्हाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटीज। कोई भी तरह का फियर और फेवर नहीं होना। फियर समझते हो? डर होना। देखो, हर समय आईएएस आईपीएस जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट, हर समय ही डर रहता है कि हमारे एक्शंस की वजह से क्या होगा, कहीं हम ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं है ना कुछ बोल दे, पब्लिक के बीच में गलत रिएक्शन हो जाए। कोई फेयर नहीं होना चाहिए, ना कोई फेवर होना चाहिए। फेवर मतलब ठीक है फलना ने इतना इतना रुपया दिया, उसका जल्दी काम कर दे, नो, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस। जब डेफिनेशन में आपका एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस है तो हाउ कैन सिविल सर्वेंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फियर और फेवर? बिल्कुल न्यूट्रल, समझे ना? न्यूट्रल रहना। अब इंटीग्रिटी देखो स्टूडेंट, जिस सिविल सर्वेंट के अंदर इंटीग्रिटी है उसे हार्मोनी आएगा, उससे जो इंस्टीट्यूशन का जो गरिमा बढ़ेगा, उसका जो गरिमा है, उसका स्टेटस है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे किस इंस्टीट्यूशन का बात कर रहे हैं? हम ब्यूरोक्रेसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी का ही बात कर रहे हैं। यदि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, किस सेंस से? उसके अंदर इंटीग्रिटी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है पुलिस डिपार्टमेंट का ही नहीं छाती चौड़ा हो जाएगा कि क्या बात है, इस तरह के डीएम है, इस तरह के आईपीएस है, इस तरह के डीआईजी है, आईजी है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? तो ये है इंस्टीट्यूशन का साख बढ़ेगा यदि इंटीग्रिटी के साथ चले। और उतना ही नहीं, जो पीपल का जो है, यदि साख बढ़ेगा का मतलब क्या है कि पीपल का जो ट्रस्ट है वो इंटैक्ट रह पाएगा, वो टूटेगा नहीं, वो इंटैक्ट रह पाएगा, पीपल बिलीव करेंगे। और जब ऐसा हो रहा होगा स्टूडेंट की पीपल का ट्रस्ट इंटैक्ट रहेगा तो पूरा सोसाइटी में हार्मोनी रहेगा, सोसाइटी में हार्मोनी रहेगा। समझ गए ना? तो आपके एक इंटीग्रिटी के वजह से नेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, समझे? अनगिनत पॉइंट इसमें जोड़ सकते हो। नो करप्शन, नो रेड टेपिज्म, नो फेवरेटिज्म एंड सो ऑन। आप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत कॉमन है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। मैं उसी चीज़ को लिखाना चाहता हूँ जो चीज़ शायद तुम नहीं जानते हो,
वही चीज़, बाकी चीज़ तो तुम लोग जोड़ सकते हो, वहाँ पे करप्शन नहीं होना, अंडर द टेबल डील नहीं होना, समझ गए ना? ये इंटीग्रिटी हो गया। होप सो समझ में आ गया हो कि इंटीग्रिटी होता क्या है। ये मास्टर प्लान है, मास्टर वैल्यू है, सॉरी, सभी चीज़ समझे। 3 टाइप्स, नो फियर एंड फेवर वाइल डिस्चार्जिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। हाँ, इंस्टीट्यूशन का स्टेटस बढ़ जाएगा, पीपल ट्रस्ट बढ़ जाएगा, पीपल जब ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, राज्य में, स्टेट में, सोसाइटी में हार्मोनी बढ़ जाएगा। समझ गए ना? ये हो गया इंटीग्रिटी। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड वन, लिख लिया हो ना? देखो, एक सवाल सिविल सर्विस में पूछा गया था स्टूडेंट कि यदि किसी आदमी को हायर करना हो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर वीडियो भी बना हुआ, कि किसी भी आदमी को हायर करना हो तो 3 चीज़ को देखा जाता है। उसमें एक इंटीग्रिटी था, एक कॉम्पिटेंसी था और एक कोई और फैक्टर था, किसी का बोला हुआ कथन है। बट यदि तीनों में यदि इंटीग्रिटी गायब हो तो बहुत डेंजरस हो सकता है वो, और तीनों में यदि इंटीग्रिटी है और एक कम है तो कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा इंटीग्रिटी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी ही नहीं है और बाकी चीज़ है, तो हो सकता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। अब बताओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, बाकी चीज़ तो हो सकता है, कॉम्पिटेंसी बहुत हो, एप्टीट्यूड बहुत हो, उसके अंदर अपने देश को, है ना, अपने देश के लिए करने का बहुत ही ज़्यादा वो हो, उसके अंदर ना एक इच्छा हो, शक्ति हो। जैसे हमास का देखो ना एग्जाम्पल। अब हमास का जो संविधान में क्या लिखा गया है कि इजराइल को नक्शा से ही निकालना है, मैप से ही खत्म करना है, तो कहाँ इंटीग्रिटी है वो? देयर इज नो इंटीग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमास। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि वो जेनोसाइडल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर तो इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना? हाँ, अब सेकेंड वैल्यूज देखते हैं हम लोग। दैट इज योर इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन पार्टिजनशिप को अलग तरीके से देखते हैं ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस और कॉमननेस भी पता चल जाए तुम लोग को। इम्पार्शियलिटी देखो स्टूडेंट, इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, सब में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का क्योंकि सिविल सर्विस के लिए है ये। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, समझे? अनबायस्ड होना चाहिए, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नो बायसनेस, समझे? कोई भी डिसीजन ले रहे हो, अब तुमको लग रहा है कि वो नेता है, वो बड़ा लीडर है, तो इसके फेवर में कर दे, नो, डोंट डू दिस। यदि ऐसा कर रहे हो तो आप इम्पार्शियल नहीं हो, आप पार्शियल हो गए फिर। हाँ, कहने का मतलब नो फेवरेटिज्म, कोई फेवरेटिज्म नहीं, नो फेवरेटिज्म, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। जितने भी लोग आएंगे आपके दरबार में, जितने भी लोग से रिलेटेड आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, हाँ देखो डीएम लेते हैं ना डिसीजन और उसका असर डायरेक्ट पब्लिक पे पड़ता है ना, तो उस समय कम से कम ये चीज़ पे ख्याल होना चाहिए डीएम को, अनबायस्ड डिसीजन हो। ऐसा नहीं किसी के दबाव में आके, हाँ कोई उद्योगपति के दबाव में आके कोई डिसीजन दे दिए तो हम कहेंगे कि ये डिसीजन आपका इम्पार्शियल नहीं है, ये आपका डिसीजन पार्शियल है। तो ऑल आर इक्वल irrespective of status, position, gender, सब बराबर। हाँ, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन हमेशा हो सकता है, वो हम लोग मान के चलते हैं, समझे? सबके लिए बराबर एम्प्लॉयमेंट, इम्पार्शियल है ये बात, समझे ना? हाँ, इम्पार्शियल होना। आई देखो, ये यदि इम्पार्शियल हो गए तो जाहिर सी बात है आपका इंटीग्रिटी इंक्रीज होगा। या आपका हाई इंटीग्रिटी है तो आप इम्पार्शियल भी हो। दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना स्टूडेंट। एक पर्सन
विथ इंटीग्रिटी कैनट बी पार्शियल। एक आदमी जिसके पास हाई इंटीग्रिटी हो वो कभी पार्शियल नहीं हो सकता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो आदमी इम्पार्शियल है उसके पास स्ट्रांग इंटीग्रिटी है। समझ गए ना? हाँ। अब देखो इससे भी तो देखो सेम चीज है। यदि इम्पार्शियल हो तो देखो आस्था जो है, नहीं ट्रस्ट जो है, पीपल ट्रस्ट मेंटेन रहेगा ना कि चलते हैं इसके इनके पास चलते हैं, ये सबका सुनेंगे। ये किसी को भगाते नहीं है अपने दरबार से, ये सबका बात सुनते हैं। बूढ़े हो बुजुर्ग हो, हाँ अलग अलग मैच्योरिटी लेवल के लोग हो, सबको सुनेंगे ये। तो पीपल का जो ट्रस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। और जब पीपल का ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपका इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ेगा। समझ गए ना? आपका जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। समझ गए ना स्टूडेंट? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना बेस्ड ऑन द मेरिट, नॉट ऑन योर बायसनेस। यानी कि आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि जो इंटीग्रिटी वाला जो शब्द, एक बहुत अच्छा शब्द लिखाए थे तुम लोग को, नो फियर एंड फेवर। अब कोई डर दिखा रहा है उसकी वजह से आप डिसीजन उसके फेवर में ले रहे हो। समझ गए ना? कोई यदि आपको पैसा दे रहा है, कोई प्रिविलेज दे रहा है और उसके फॉर्म में आप डिसीजन ले रहे हो, यू आर नॉट इम्पार्शियल, इनफैक्ट यू आर पार्शियल। समझ गए ना? ये हुआ इम्पार्शियलिटी का डेफिनेशन। तो देखोगे बहुत सारे देखोगे कि सेम ही सेम सर बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा तुमको, बिल्कुल सेम ही है। जब इंटीग्रिटी समझ लिए तो बाकी सब चीज़ तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। मैं तो बोल तो रहा हूँ कि सिलेबस में केवल इंटीग्रिटी ही वर्ड दे देता तो बाकी वर्ड को हम अटैच कर देते हैं। मैं चूंकि वर्ड अलग अलग दिया गया है तो मीनिंग पता होना चाहिए। अब चलो देखो इम्पार्शियलिटी। अब इम्पार्शियलिटी के साथ में नॉन पार्टिजनशिप साथ में रखा है उसको, समझे? नॉन पार्टिजनशिप साथ में रखा है, बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहां पे तुमको समझना होगा, इस बात को समझना होगा, आप इम्पार्शियल हो तभी तो आप नॉन पार्टिजनशिप रहोगे, तभी तो आप नॉन पार्टिजन रहोगे। अब तुम खुद बच्चे लोग बायसनेस के हिसाब से तुम काम कर रहा है तो तुम कैसे नॉन पार्टिजन हो सकता है? नॉन पार्टिजन का मतलब क्या है कि कोई भी फेवरेट नहीं है आपका, ऑल आर इक्वल। समझे? तो एक तो पहले लिख लो कि ये पार्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी है, इट इज अ पार्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी। यदि आप इम्पार्शियल हो तभी आप नॉन पार्टिजन भी हो, इट इज अ पार्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी। देखो सेम पर इनफैक्ट इसलिए साथ में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझो कि ये होने की वजह से ये होगा। समझे ना? आप इम्पार्शियल हो इसलिए नॉन पार्टिजन हो, या ये भी कह सकते हो कि नॉन पार्टिजन हो इसलिए आप इम्पार्शियल हो। तो दोनों इंटीग्रेटेड वर्ड है, दोनों साथ में आया हुआ शब्द है। हाँ देखो ये हमेशा प्रमोट करेगा, देखो ये आर्टिकल 15 को प्रमोट करेगा स्टूडेंट, ऑलवेज प्रमोट आर्टिकल 15, इट ऑलवेज प्रमोट आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ RRSCP, यानी कि रेस्ट है ना, RRSCP, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, RRSCP, सही है ना? आर का मतलब रेस, ये दूसरा आर का मतलब रिलीजन, सी का मतलब कास्ट, एस का मतलब सेक्स, पी का मतलब प्लेस, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहां से हो। तो कोई भी डिस्क्रिप्शन मतलब ऑल आर इक्वल। देखो ऑल आर इक्वल, देख रहे हो नहीं? दिख रहा है तुमको यहां पे? आर्टिकल 16 जब ऑल आर इक्वल है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इक्वल, हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको बराबर का अधिकार मिलना, फॉर ऑल। किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जानते हो यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन होंगे, जो महिला है, SC है, ST है, बैकवर्ड क्लास है,
उसको आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो तो अफर्मेटिव एक्शन है स्टेट का। मगर कोई बोल रहा है कि कोई जनरल कैटेगरी से कोई जनरल कैटेगरी से IAS बनना चाहता है, बन सकता है वो पढ़ाई लिखाई करके, नहीं बन सकता क्या? क्योंकि ऑल आर इक्वल। अब बताओ अंग्रेज के टाइम में क्या था ये? आप नहीं बन सकते हो, तो नॉन पार्टी। समझ गए ना? बाकी पॉइंट सब सेम है, नो फेवरेटिज्म। अब तो समझ में आ गया होगा। इसी का एक साथ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलो, तो ये 3 कवर हो चुका है ना स्टूडेंट? अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी। बताओ तो क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी? जो कल के क्लास में छूट गया था, नहीं लिख पाए थे, बताओ तो क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी? ये तो थोड़ा डिफरेंट है बाकी वैल्यूज से। हाँ बोलो बच्चे लोग, सुने हो ये शब्द को? अपने एम से ना भटकना। ओके, बोलो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? हिंदी शब्द नहीं पता है, वो वाला नहीं पता मुझे। ठीक है, इंटीग्रिटी का हिंदी शब्द क्या होता है? सत्यनिष्ठा, असंपूर्णता, सॉरी संपूर्णता बोलते अखंडता। अखंडता और सत्यनिष्ठा, दिस वर्ड्स आर फॉर इंटीग्रिटी। ठीक है, अब यहां पे देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे मान लो कल भी एग्जाम्पल दिए थे कल क्लास में। मान लो कि आदमी दौड़ते हुए आ गया, 100 आदमी पहुंच गया आपके डिपार्टमेंट में, और वो आरोप लगा रहा है किसी पे, तो क्या तुम मान लोगे? नो, एविडेंस होना चाहिए, इंपेरिकल डाटा होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो साइंटिफिक लाइन पे होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। तर्क होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अब मान लो कि तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, तुम कैसे पकड़ सकता है किसी को? और देखो, जैसे कि कल की क्लास में भी हम लोग जिक्र किए थे स्टूडेंट, कि मान लो कोई भी केस रहता है तो डायरेक्ट नहीं बोलता जांच, अभी जांच हो रहा है। सिंपल बात है, जांच हो रहा है मतलब उसी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट चीज़ सिविल सर्विस के लिए। बात समझे ना? तो जांच होने में टाइम लगता है ना, कमिटी बैठता है, बहुत सारा चीज़ करता है अंदर, बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है। तो लिखो यहाँ पे, ऑब्जेक्टिविटी इन सिविल सर्विस मीन्स टेकिंग डिसीजन, टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन taking administrative decision on scientific line. Scientific line, merit, evidence, not on emotion. अब इमोशन में डिसीजन ले लोगे तो गलत हो जाएगा। देखते हो ना, जो पार्टी दौरा हो, रोक दौरा हो सकता है कि वही मुजरिम हो। कई बार ऐसा होता है ना, साइको किलर सब देखते हो स्टूडेंट, कई केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे खुद मुजरिम है, समझे ना, उसने किलर है, वो उसने मारा है। मैं एक देख रहा था, कहीं का केस था, शायद केरल का केस था कहीं का, तो अपने बीवी का हत्या कर दिया उसने, समझे ना, अपने बीवी का हत्या कर दिया। अब बाद में वही जाकर धरना दे रहा है कि मुजरिम को ढूंढिए। ठीक है, ताकि उसको पता रहेगा कि पुलिस क्या कर रहा है। समझे बात? पकड़ लिया पुलिस, तुमको लगता है पुलिस ने कितना केस स्टडी किया होगा। अब यदि मान लो कि उस समय पुलिस आ जाता कि भाई तो रो रहा है, बिलख रहा है, बताओ। और सही बात है, किसी का भी वाइफ का यदि मर्डर हुआ है तो हस्बैंड पे तो जाएगा ही, बहुत बुरा असर पड़ेगा। मगर देखो, यदि उस चश्मा से देखोगे तो हस्बैंड तो कहीं पकड़ा ही नहीं जाता। मगर पुलिस उस नज़र से नहीं देखता है। पुलिस किस नज़र से देखता है? ऑब्जेक्टिविटी की नज़र से देखता है। ठीक है, वो मोबाइल ट्रैक किया, पता है ये कुछ घंटा के अंदर पकड़ लिया उसको पुलिस ने, कुछ घंटा के अंदर पकड़ लिया, क्योंकि उसने टाइमिंग गलत बोल दिया था, आधा घंटा का टाइमिंग का डिफरेंस दे दिया था। तुरंत देखा, वो अपना ट्रैक देखा मोबाइल फ़ोन का जो होता है हम लोग का, बोला अरे यार तुम ही तो आओ, धरना दे रहा था ना, आओ अंदर, तुमसे बात करना है। बोला कैसे मारा बताओ जरा। इतना बोगस क्रिमिनल, एक दिन में केस। अब बाकी जो धरना देने के लिए आए, बोला कि हो गया, यही मुजरिम था, जाओ तुम लोग घर जाओ। पकड़ा गया, यही था। बोला क्यों मारा रे तुम? तो अपना लंबा हिस्ट्री दे रहा है कि बहुत दिन से नहीं बनता था वाइफ के साथ।
तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? समझ गए ना? देखो पुलिस लोग चाहे तो हर केस को सॉल्व कर सकता है, पुलिस चाहे तो हर केस को सॉल्व कर सकता है। और देखते हो ना कई हाई वोल्टेज वाला जो केस होता है वो बहुत तेजी से सॉल्व हो जाता है। अब एग्जांपल देखो ना, जो कन्हैया कुमार थे दर्जी, जो राजस्थान में जो हुआ था, कन्हैया लाल। हाँ, कन्हैया लाल को जान रहे हो कि क्या हुआ, उसको सर काटा गया उनका। नहीं, बहुत ही बुरा इंसिडेंट है, बोलते हुए भी तकलीफ हो रहा है मुझे। ये बहुत ब्रूचुअल मर्डर है ना, किसी का सर काट देना। 3-4 घंटा के अंदर राजस्थान का पुलिस ने पकड़ लिया उसको। अभी एनआई में चला गया उधर। अब उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो विषय मैं नहीं जानता हूँ, एनआई खोलना चाहता हूँ मैं वो विषय को। तो पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, नहीं, सीसीटीवी कैमरा कितना बड़ा हेल्पर है। स्पेशली दिल्ली में जो क्राइम होता है तो उसमें 60 से 70% क्राइम तो सीसीटीवी कैमरा से ही सॉल्व हो जाता है। इससे बढ़िया एविडेंस क्या हो सकता है? हाँ, इससे बढ़िया एविडेंस क्या हो सकता है स्टूडेंट, बताना जरा। अब वही रोते हुए आता है, इमोशन पे चले जाते तो नहीं होता फैसला ठीक से। इसलिए ये सब रोने धोना, इमोशन से ऊपर उठ के डिसीजन देना पड़ता है सिविल सर्वेंट को। समझ गए ना? हाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख दो। और क्या होगा ऑब्जेक्टिविटी का मतलब? मेन तो डेफिनेशन यही है, डिसीजन क्या होना चाहिए, साइंटिफिक लाइन में होना चाहिए। इससे जो होगा स्टूडेंट, इसमें देखो यदि आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपना डिसीजन लेते हैं तो सेम बात है, वो कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशन जो केस सॉल्व करने का जो पावर होगा, सॉल्विंग केसेस लिख दो, सॉल्विंग केसेस वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, बढ़ जाएगा तेजी से, अच्छे से केस डील कर पाएंगे। समझ गए ना? अच्छे से डील कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिविटी देखो, अभी जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, अभी कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्टिविटी, कैसे कहाँ से डिसाइड करें? सीसीटीवी कैमरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है ना, एविडेंस निकालने का। समझे ना? आपका जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, बोलते ना टेलीफोन टैप हो गया, कहा जाता है ना। हाँ, टेलीफोनिक माध्यम से भी आप कर सकते हो ऑब्जेक्टिविटी को, वो कर सकते हो। हाँ, मगर बिला वजह यदि टेलीफोन को टैप कर रहे हो तो फिर वो दिक्कत है, फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता चला कि बताओ तुम फालतू का, जैसे मीडिया वाला लोग का होता है ना, पेगासस का जो इश्यूज आया था, दैट्स नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी। समझ गए? तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी का डिफिनेशन हुआ। हाँ, इमोशन में नहीं बहना और ना ही केस को बदल देना। देखो कई न्यूज़ में भी ऐसा आता है कि पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट बदल दिया जाता है। तो अब जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बदल जा रहा है तो समझ रहे हो, ये ठीक ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट है ये। अब जब एविडेंस को ही पलट दिया जा रहा है, अब क्या हुआ आरओसी का हत्याकांड में, अभी तक नहीं पता चला कौन है उसका, और आधा से ज़्यादा भारत को पता है कि कौन है उसका, जो परसेप्शन है। क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर। जो निठारी कांड का क्या हुआ पता चला तुम लोग को? निठारी जो कांड हुआ था उसमें भी जो एक्यूज थे उसको लगभग छोड़ ही दिया गया, ये बोलते हुए कि जो दिल्ली पुलिस को जो एविडेंस देना चाहिए वो नहीं दिया उसने। तो एविडेंस सही होना चाहिए। इसलिए देखो जजेस जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो पूरा ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे ही डिसीजन दे रहे होते हैं, जजमेंट दे रहे होते हैं। तो भावना से कुछ नहीं चलता है। देखो शारदा मर्डर केस हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो पुलिस कहाँ कहाँ नहीं गया, मेहरौली के जंगल में गया उसका हड्डी लेने के लिए, है ना? जान रहे हो ना, हाई वोल्टेज केस क्यों ले रहा है वो हड्डी, क्यों डीएनए सैंपलिंग हो रहा है? ऑब्जेक्टिविटी के लिए, समझे? अब तो देखो कितना बढ़िया आ गया, डीएनए प्रोफाइलिंग सब है, डीएनए सिस्टम है जहां पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है, फादर क्या है, मदर कौन है, सब ऑब्जेक्टिविटी के लिए ही स्टूडेंट। ताकि जो भी आप किसी को ठहरा रहे हो कि नहीं, आप किसी पे आरोप लगा रहे हो, और आरोप लगाना अलग बात है, आरोप साबित करना अलग चीज है। तो ये आरोप लगाने से आरोप साबित होने तक का ये जो बीच का जो स्टेज है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझे स्टूडेंट? कैसे होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी? साइंटिफिक लाइन पे, डीएनए टेस्टिंग, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ,
डीएनए टेस्टिंग हो गया, और जितना भी इशू बोले हैं तुम लोग को, सब इश्यूज को जोड़ते रहो, ठीक है। इट इज कॉल योर ऑब्जेक्टिविटी। चलो, ऑब्जेक्टिविटी स्ट्रांग है तो जो फ्रिवलेस केस है, जो फालतू फालतू वाला बहुत सारा केस होता है ना, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। देखो ना वो जो मर्डर केस बताया तुम लोग को, एक ही दिन में खत्म हो गया। एक ही दिन में खत्म हो जाएगा ऐसा केस फालतू वाला। अब क्या है बताओ? यस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अच्छा, सिविल सर्वेंट का क्या काम है बताओ जरा? यही ना है कि पब्लिक को लेके ना, पब्लिक को लेके सेवा भाव दिल में रखना, दैट्स द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट। इसलिए नाम भी सिविल सर्वेंट है ना, पब्लिक का सेवक, दैट इज सिविल सर्वेंट। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का मतलब क्या हो गया? अपने सर्विस को लेके लॉयल रहना, लॉयल्टी टुवर्ड्स सर्विस। अपने सर्विस को लेके लॉयल रहना। अब लॉयल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? नो फियर नो फेवर, यानी किसी भी स्थिति में हम जो सर्विस को लेके जो मेरा कॉन्साइंस है, अंतरात्मा है, वो ना हिले, ना डगमगाए, समझे ना? एकदम लॉयल रहना है, डेडिकेशन टू सर्विस, एकदम डेडिकेशन टू सर्विस। हाँ, यदि डेडिकेशन है आपके पास, अनडाउटली इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, डेडिकेशन ज़्यादा होगा स्टूडेंट तो तुम्हारा जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है या प्रोफेशनल एथिक्स है काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना? प्रोफेशनल एथिक्स आपका बढ़ जाएगा, और जब आपका प्रोफेशनल एथिक्स बढ़ेगा स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूशन का भी जो एथिक्स है, इंस्टीट्यूशन का भी जो इंटीग्रिटी है वो भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, एट एनी कॉस्ट, समझे ना? डेडिकेशन टू सर्विस एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टेंसेस, लिखो एट एनी कॉस्ट, किसी भी, इन एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो, हम अपने काम को लेकर लॉयल रहेंगे। तो ये सिविल सर्वेंट के लिए है। विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है? डेडिकेशन टू, देखो यहाँ पब्लिक सर्विस को हटा के एजुकेशन लिखो, नहीं, डेडिकेशन टू लर्निंग। कोई भी स्थिति आए, पार्टी घूमना है, बर्थडे पार्टी, फेस्टिवल, नो, नहीं डगमगाना है, समझे? अपने काम को लेके निष्ठा। बोला आओ ना बगल में, किताब छोड़ के थोड़ी जाएंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं अभी, समझ रहे हो ना? अब बाद में बाबू चल जाओगे पब्लिक सर्विस में, ये करोगे तो हाँ, तो जग जाहिर है कि जो मेहनत करता है वो पहुंचता है। इसमें कोई शॉर्टकट रूल ही नहीं है। कोई यदि बैठ के जो क्या बोलते हैं उसको, जो बैठ के जो सोचते हैं, ख्याली मुर्दा, ठीक है ना? हाँ, ख्याली पुआ, क्या बोलते हैं उसको, पुलाव, हाँ, ख्याली पुलाव, समझे ना? ये कोई काम का नहीं है। कहने का मतलब ये कि मन में ना आईएएस बन गए, अब जाना है हमको, एम्बेसडर में जाना है, कुछ नहीं बाबू, वो मन ही तक रहेगा तुम्हारा। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा अपने काम को लेके, तब तक नहीं बनोगे, ठीक है? और डेडिकेशन का मतलब ये नहीं कि टीचर और मेंटर हर समय तुमको बोलते रहे, अरे उससे आगे निकल जाओगे। बोले सर क्या बोल रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, बट कुछ नहीं है ये तो मैं रोज करता हूँ, इसे ज़्यादा बोलिए। और टीचर भी थक गया, अरे यार कितना इंटेलिजेंट निकला यार ये तो, जाओ हमारे रेंज से बाहर चले गए, भागो यहाँ, तुम्हारा फोटो बस लगा देंगे बाद में, जाओ। हाँ, मरने वाला आदमी लोग का फिर यही रुतबा रहेगा, उसका रुतबा ही अलग रहेगा। उसको बोलना पड़ेगा क्या पढ़ने के लिए? तुमको लगता है जो आईएएस बनेगा उसको बोलना पड़ता है क्या पढ़ने के लिए? कभी नहीं बोलना पड़ेगा उसको।
हाँ, मोरल डाउन होता है जर्नी में, ठीक है ना, मोरल डाउन होता है स्टूडेंट, बात समझे ना, मोरल डाउन होगा, ये निश्चित है। जैसे अभी फेस्टिवल चल रहा था ना, तो गिर गया ग्राफ, हाँ, उस समय कोई चाहिए जो ग्राफ को अप करने वाला हो, अपने बोली से, अपने मोटिवेशन से, अपने इन्फ्लुएंस से किसी तरह कर दे उसको। अब तुमको हर एक 2 ही दिन में तुमको मोटिवेशन चाहिए, तो स्टूडेंट समझ रहे हो ना, फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है। हाँ, एक बार मोटिवेशन चाहिए सर, 6 महीना में एक बार मोटिवेशन चाहिए। हर समय टीचर का मोटिवेशन देखते रहो, करोगे क्या? टीचर का तो व्यूज बढ़ जाएगा टीचर फेमस भी हो जाएगा तुमको देखने की वजह से, और खुद पता चला ये करके बैठा हुआ है। अच्छा ये बताओ, इतने टीचर फेमस हुए हैं सिविल सर्विस में, है ना, एक से एक प्रतिष्ठित टीचर हैं हम, जो हम भी जिनको मानते हैं, जैसे विकास सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए, दे आर वेरी गुड एट टीचिंग स्किल ऑल्सो एंड इन कम्युनिकेशन ऑल्सो। जो लोग तारीफ करते हैं सब टीचर का, क्या सब बन जाते हैं क्या? नहीं बनते हैं। और कई लोग तो सेमिनार वेबिनार अटेंड करने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई तुम टीचर का बात इतना ही तुम मानता है, टीचर को तुम इतना ही पसंद करता है, तो घर में अंडरग्राउंड होकर पढ़ाई करो ना, वो सबसे बड़ा टीचर के लिए ट्रिब्यूट होगा। मैं तुमको टीचर का शकल देखना है। मुझे लगता है डिजिटल दुनिया में देखने की जरूरत नहीं है फिजिकली, डिजिटली देखो ज़्यादा बेटर रहोगे, समझे ना, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, देखते हो ना यूथ में क्रेज, पढ़ता लिखता, अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग जाएगा वो करने के लिए, डोंट डू दिस थिंग्स। मेरा ऐसा मानना, मेरा पर्सनल बिलीव है। इतना घंटा जा, हाँ किसी आईपीएस से मिलना है, देखो देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। किसी आईजी से मिलना है, आईजी से मनोज सर, क्या नाम है उनका पूरा, हाँ, जो 12th फेल थे, अरे तो वो तो प्रेरणा हो गया ना, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल ही जाना चाहिए, समझे ना, तेज विद्यार्थी को भी जाना चाहिए, और जो बेचारा 11-12 में फेल हुआ है उसको तो जरूर जाना चाहिए। वो ग्रेट एग्जाम्पल है। बताओ, ये तो असंभव चीज है। मैं उनका किताब, ठीक है, वो या उनका इंटरव्यू देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल है सिविल सर्विस में। किसी विद्यार्थी के ऊपर ठप्पा लग गया कि वो 12th फेल है तो उसका फ्यूचर ही खत्म हो जाता है। और सर ने क्या बोला है? सर ने बोला है कि ना मेरा बेस स्ट्रांग था, कुछ भी स्ट्रांग नहीं सर का। तो किस लेवल पे मेहनत किए होंगे सर। और देखो कल ही उनका इंटरव्यू हम देख रहे थे। सर दिल्ली में बड़े बड़े जो घराने के जो डॉग्स होते हैं उसको ले जाते थे बाहर घुमाने के लिए, और उससे सर को 400-500 रुपया महीना मिलता था। अब बेचारे उस पैसा से वो घर चलाते थे। अरे समझो बुड़बक बच्चे लोग, सीखने वाला चीज़ है, ठीक है। जब उठा तभी सवेरा। यहाँ विद्यार्थी लोग क्लेम करता है कि सर हमारा तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, नॉलेज ही नहीं है। तो बाबू तुमको नॉलेज नहीं, देखो निकालने वाला निकाल लिया और आप आज आईजी रैंक पे हो। तो सीखना, हाँ इन लोग से सीखना चाहिए, बिल्कुल। टीचर से सीखो नहीं सीखो ठीक है, वो दूसरा विषय है। सीखना है तो वीर पुरुष से सीखो जिस फील्ड में तुम लोग जा रहे हो, समझ गए ना। दैट इज कॉल योर, चलो ये तो दूसरा है, डेडिकेशन टू योर पब्लिक सर्विस। अब बताओ अब क्या है, बोर हो गया तुम लोग? क्या करें, हमारा यही काम है, हम तो यही बोलते रहेंगे। बताओ क्या है दूसरा, देखो हाँ एम्पैथी। देखो अच्छा ये मैं कई बार बोल चुका हूँ क्लास में, एम्पैथी। देखो स्टूडेंट, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है फील। इसी एग्जाम्पल पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जैसे कोई पीड़ा से गुजर रहा है तो उसके जगह पे तुम अपने आप को रख के देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा होगा, यानी कि फील करो इन प्लेस ऑफ अदर्स। फील इन प्लेस ऑफ अदर्स, फील सफरिंग ऑफ, फील सफरिंग इन प्लेस ऑफ अदर्स। दूसरा जो फील कर रहा है सफरिंग, उसको तुम फील करो। जैसे मान लो किसी का पैर टूट गया चलते चलते, हाँ एक्सीडेंट हो गया पेडेस्ट्रियन का,
ठीक है, टूट गया उसका पैर। तुम फील करो कि यदि हमारा टूटा होता तो क्या स्थिति होता। और देखो बाइबल का गोल्डन रूल क्या कहता है, याद है तुम लोग को? बाइबल का गोल्डन रूल ये कहता है कि जो आप चाहते हो आपके साथ हो, आपको भी वही चीज़ करना चाहिए दूसरे के साथ। जैसे तुम सोच रहे हो कि रेगिस्तान में हम चल रहे हैं और हमको पानी मिल जाए, तो ये सोचो कि अगला वाला भी यही सोच रहा है। तुम सोचते हो कि कोई हमको मदद कर दे, तो तुमको भी ये चीज़ करना पड़ेगा। बात समझे? बहुत अच्छा चीज़ है ये, बिल्कुल एम्पैथी है वो। फील सफरिंग ऑफ अदर्स, ठीक है ना? हाँ, फील, रुक जाओ इसको मैं अच्छे से लिखाता हूँ, रुक जाओ। फील सफरिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। इससे क्या होगा स्टूडेंट? इससे तुम बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। अंडरस्टैंड रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। आखिर सिविल सर्वेंट के लिए है ये। अच्छा, कई गौर करना तुम लोग, कई पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर होते हैं जो बच्चे के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। बाबू क्या हुआ बताइए जरा, बाबू स्कूल नहीं गए थे क्या आप? बहुत प्यार से। मान लो कि किसी बच्चे का माँ बाप का मर्डर हो गया, लेट्स से एग्जाम्पल, ऐसा होता है क्राइम। अब वो बच्चे को लाया जाएगा पुलिस में, या फिर पुलिस वाले आएंगे पास में, तो उस समय यदि डांट के यदि पुलिस वाला बोल देता है तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उनका बच्चे का, तो उस समय कितना लाड़ दुलार से, प्यार से, क्योंकि उस समय पुलिस फील कर रहा है कि यदि हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता है, इसलिए बच्चे को प्यार से बोलना है। और यदि बच्चे को प्यार से बोलोगे तो क्या होगा, आप बच्चे का जो फीलिंग्स है उसको समझ पाओगे ठीक से। इसमें होता है एम्पैथी का मतलब है जो अनस्पोकन वर्ड है स्टूडेंट, जो बोला नहीं गया है, अनस्पोकन जो शब्द है, ये जो अनस्पोकन जो मैसेजेस है, उसको भी आप समझ पाओगे। यू कैन अंडरस्टैंड। चेहरा काफ़ी कुछ कहता है, नहीं? आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, रीड फेशियल एक्सप्रेशन, रीड फेशियल एक्सप्रेशन। यदि आपके अंदर एम्पैथी है तो आप जाहिर सी बात है किसी का फेस का एक्सप्रेशन भी पढ़ सकोगे। जब आप फेस का एक्सप्रेशन पढ़ पाओगे तो वो बहुत हो सकता है कि वो बोले, हो सकता है वो नहीं बोले, फिर भी आप समझ लोगे कि हाँ ये बोलना चाहता है, मैं भी इसको पानी चाहिए, मैं भी इसका ये प्रॉब्लम है, मैं भी ये है। समझ गए ना? और जितना सिविल सर्वेंट के अंदर एम्पैथी का भाव होगा उतना ही बेटर सिविल सर्वेंट बनेगा वो। क्यों? आफ्टर ऑल सिविल सर्वेंट का काम ही है पब्लिक सर्विस। समझे ना? जैसे मान लो कि एक लाइन लगा हुआ, कतार लगा हुआ है, अब बेचारे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कब से रो रहे हैं, हताश हैं, तो अब वो उसकी तरह वो नहीं, डील करने का तरीका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जोर से चिल्ला के बोल दोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। बहुत ही प्यार से, अदब से बात करना। तो कहीं ना कहीं ये एम्पैथी के वजह से ही कंपैशन आता है, लीड्स टू कंपैशन। कंपैशन और एम्पैथी स्टूडेंट, एम्पैथी की वजह से हार्मोनी भी आता है, पीस, हार्मोनी, पीस ये डेवलप होता है। और जो सिविल सर्वेंट का जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं खाली हम मुंह से बोले, समझे? कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज पहुंचना। मैसेज तो चेहरा को देख के भी पढ़ा जा सकता है ना? हाँ, चेहरा ही देख के पता चल जाता है बहुत कुछ, किसको कितना कष्ट है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी नाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। हालांकि हमारा नेक्स्ट यूनिट में इमोशनल इंटेलिजेंस का ही बात है। तो देखो, पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं
जीवन में यदि सफलता पाना है तो ज़्यादा तुम EQ पे काम करो, EQ इमोशनल क्वेश्चन पे काम करो रेदर दैन IQ। इंटेलिजेंस आज है नहीं रहेगा, बट इमोशनल जो चीज़ है उससे आप आसपास का चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। जीवन में तरक्की पाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ गए ना स्टूडेंट, ये एम्पैथी है। हाँ, तो यहाँ पे सिंपैथी वर्ड नहीं है, मैं सिंपैथी में ऐड बताना चाहूँगा। एम्पैथी और सिंपैथी में देखो, सिंपैथी में हम लोग उसकी जगह पे जाकर फील नहीं कर रहे होते हैं, दूर से ही बोलते हो सो सॉरी, ठीक है ना। और हो सकता है कि सहानुभूति, हिंदी में क्या कहा आता है, सिंपैथी को सहानुभूति, सहानुभूति दे रहे, अच्छा बुरा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तो ये बोल के निकल गए, दैट इज सिंपैथी है। एम्पैथी उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है, स्ट्रॉन्गर वैल्यूज है, समझ गए ना। हाँ, तो इसलिए सिविल सर्वेंट को एम्पैथेटिक होना चाहिए, ना बल्कि तुम्हारा सिंपैथी वाला होना चाहिए। मिटा देना। हाँ, तो देखो इससे आगे बढ़ेंगे, कंपैशन, कंपैशन ही ना है, लास्ट है वो। हाँ, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, वही एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, दोनों के लिए था वो। कंपैशन देखो, कंपैशन देखो, कंपैशन मतलब करुणा, बुद्ध बोलते थे ना, करुणा, लव। किसी भी आदमी के अंदर कंपैशन कब आएगा, जब उसके अंदर एम्पैथी होगा। जैसे बोले थे ना, एम्पैथी की वजह से कंपैशन होता है, तो यानी कि एम्पैथी प्री कंडीशन है। एम्पैथी क्या है, प्री कंडीशन है। जब एम्पैथी होगा तभी जाके तुम्हारा कंपैशन होगा। अब जब तुम फील ही नहीं कर सकता है दूसरे का फीलिंग्स, तो कहाँ रहेगा तुम्हारे अंदर कंपैशन। और इंडिया जानते हो कंपैशन के लिए जाना जाता है, भारत बहुत ही अच्छे से हम लोग पेश आते हैं किसी भी लोग से, कंपैशन बहुत ज़्यादा है इंडियन के पास, ठीक है। तो आप वही चीज़ जोड़ सकते हो, कंपैशन है तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। हाँ, आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे सर्विस को, डिलीवर सर्विस इन एन एफिशिएंट मैनर, अच्छे तरीके से आप लोग अपना सर्विस को डिलीवर कर पाओगे। कंपैशन रहेगा, वही पीस बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे आपसे, समझे। हाँ, अब ये तो सिविल सर्वेंट के लिए हुआ ना, ऐसे नॉर्मल लोग के लिए क्या होना चाहिए, कंपैशन टू ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल, SC ST वुमेन ट्रांसजेंडर, सबको लेकर बराबर होना चाहिए। समझ गए ना स्टूडेंट। तो 2 days में वी हैव कंप्लीटेड द क्लास। हाँ, सॉरी, टॉलरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया याद दिला। हाँ, एक टॉलरेंस बचा हुआ है। हाँ, चलो मैं लिख देता हूँ टॉलरेंस भी। देखो क्या होता है टॉलरेंस का मतलब। हाँ, टॉलरेंस बचा हुआ है, देखो टॉलरेंस का मतलब दूसरे का भी आइडियाज को, दूसरे का भी व्यूज को रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट व्यूज ऑफ अदर्स, ठीक है, बिलीव्स ऑफ अदर। व्यूज हो सकता है, बिलीव्स हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, उसका थॉट हो सकता है, ठीक है, उसको भी रेस्पेक्ट करना। हाँ, ये अलग बात है कि आप मानो नहीं मानो, आप सहमत रहो नहीं रहो, वो विषय दूसरा है आपका, मगर कहीं ना कहीं आप दूसरे का परसेप्शन को भी क्या कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आप फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट कर रहे हो कि आदमी इस तरह भी सोच सकता है। जब आप फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट करोगे तो जाहिर सी बात है आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहे हो, यानी कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, ठीक है, हम अपना विरोधी से बात करने के लिए तैयार हैं। देखो चंद्रशेखर ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने नक्सल के साथ भी बात किया है, नक्सल के साथ बैठ के टेबल बात हुआ, तो हम कह सकते हैं कि क्या टॉलरेंस होगा, क्या कंपैशन होगा उनके अंदर। नहीं, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी टॉलरेंट है। और देखो ना, हमारे लीडर तो टॉलरेंट है ही, हमारी धरती भी बहुत टॉलरेंट है। नहीं, तभी तो
इतना धर्म संभव है यहाँ पे, इतना अलग अलग कल्चर संभव है यहाँ पे, इतने अलग अलग एथनिक रेस के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इससे बढ़ता। और हाँ, टॉलरेंस क्या होगा स्टूडेंट, वही फ्रीडम ऑफ थॉट, हाँ फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, आप सोचने का। देखो अब तुम्हारा जो सोच यदि कोई नहीं दबाए तो जो सोचने का तरीका होगा वो रहेगा ना, तो फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस वही फ्रीडम ऑफ थॉट ही होता है, लिख लो फिर भी। कौन सा आर्टिकल आएगा स्टूडेंट, ये आर्टिकल 25, रिलीजन में ही कोइंसाइंस है, जाकर देखो वहाँ पर आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 19, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट टू थॉट है तो उसमें आ सकता है। फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, अब अंदर जो आपका चल रहा है आप करो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिविल सर्वेंट के अंदर टॉलरेंट वैल्यू जरूर होना चाहिए, समझे ना। जितना वो टॉलरेबल होगा उतना ही बेहतर तरीके से वो डीजल ले पाएगा। क्यों, डाइवर्स ओपिनियन को समझने का प्रयास करेगा, वो नहीं समझेगा कि यही ओपिनियन फाइनल है, वो और भी लेगा। और देखो ना, केस स्टडीज जब हम लोग करते हैं तो वहाँ डिफरेंट स्टेक होल्डर रहता है कि नहीं रहता है। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर का मतलब क्या कि डिफरेंट ओपिनियन, हाँ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, तो सबको आपको जो सबसे अच्छा है वहाँ से आपको लेना होगा, समझ गए ना। तो कंपैशन टॉलरेंस कंप्लीट, तो क्लास इज कंप्लीटेड, दैट्स इट।